नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। हमारे साथ जुड़े हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह। सतीश जी को आज हमने आमंत्रित किया क्योंकि बंगाल के चुनाव में एक बड़ी चीज देखने को मिल रही है कि एक तरफ वहां पर बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है और दूसरी तरफ उसके अगले ही दिन गीता का पाठ होता है जिसमें लाखों लोग शामिल होते हैं। सतीश जी, बंगाल के चुनाव में लगता है पूरी तरीके से धार्मिक ध्रुवीकरण देखने को मिलेगा। बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया है और दूसरी तरफ गीता पाठ हुआ जिसमें कई बड़े संत समाज के लोग भी इकट्ठा हुए। तो ये तो पूरा धार्मिक ध्रुवीकरण एकदम फुल फ्लैश दिखाई देगा बंगाल के चुनाव में। दिखाई पड़ रहा है, आप देख ही रहे हैं। अब हुमायूं कबीर जो कि कभी भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा दिन नहीं हुए थे, 2018 में ही थे। कांग्रेस में भी रहे, टीएमसी में भी रहे। और अभी सुना है कि एक पार्टी बना रहे हैं, वो कोई बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं एकाएक? चुनाव के ठीक पहले उनको सूझने में आया कि भाई अब बनाया जाए। और कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या उनका मोटिवेशन है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से कोई ना कोई एक इसका राजनैतिक अंडरग्राउंड लिंक निश्चित रूप से होगा। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं गीता का पाठ हो रहा है, तो ये तो बंगाल में पिछले कई चुनावों से धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पे ही चुनाव हो रहा है। तो अभी ये धार्मिक ध्रुवीकरण का दौर है। और ये निश्चित सी बात है, सामने आमने सामने दो पार्टियां हैं, टीएमसी है और भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी का तो ये धार्मिक ध्रुवीकरण, खास तौर से मेजोरिटेरियन अपीजमेंट का ही एक फॉर्मूला चलता है। उसमें अभी घुसपैठिया का भी मुद्दा है, क्योंकि वो बॉर्डर स्टेट है बांग्लादेश से। तो ये तो होगा ही। अब देखिए कैसे और आगे चुनाव बढ़ता है। अब और अभी एक एक दौर आएगा रेवड़ियों का। अब हाँ। रेवड़ी में कौन बाजी मारता है? वहां तो प्रदेश में विपक्षी सरकार है, टीएमसी की सरकार है। तो इसी तरह से अब देश में चुनाव हो रहे हैं। अब क्या कहा जाए, अब यही सब होगा तो ठीक है। अब जो है आपके सामने है। आप कुछ कर नहीं सकते। सर, देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ये तो बताता है कि हुमायूं कबीर पूर्व टीएमसी नेता है जिनको सस्पेंड कर दिया है, पार्टी ने निकाल बाहर किया है। लेकिन ये नहीं बताता कि वो पूर्व भाजपा नेता भी हैं, भाजपा से चुनाव भी लड़ चुके हैं, भाजपा में रह चुके हैं। ये जानकारी देश की मीडिया बड़ा बारीकी से छुपा लेता है। क्या क्या लिंक है ये? यही तो लिंक क्या है, जनता को भी पता है कि क्या लिंक है। हम्म। और उनका इस तरह का काम करने का एकाएक मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है। अब एक पार्टी भी वो बना रहे हैं, सुना है, सुना है। हाँ। अब वो कोई एक अलायंस भी बनाएंगे। हाँ। अब अलायंस किससे बनाएंगे, किसके साथ बनाएंगे, देखने लायक चीज होगा। और दो तरह के आजकल अलायंस होते हैं। हाँ। एक अलायंस होता है जो घोषित होता है, हाँ। और एक होता है अघोषित अलायंस। हाँ। हो सकता है कि बंगाल में वो ओवैसी की भूमिका में आने का प्रयास कर रहे हो, उनको बंगाली स्पीकिंग है, बंगाली है। तो ये सब तो एंगल रहेगा ना। अब तो आजकल चुनाव में छल प्रपंच, छद्म, किसी तरह से आजकल चुनाव क्या हो गया। चुनाव पहले नीतियों का भी चुनाव होता था, हम्म। कि भाई किसकी, उसका क्या एजेंडा है, किसकी का किसका घोषणा पत्र क्या है, मैनिफेस्टो क्या है, थोड़ा होता था। अब हम्म। तो सीधा जो भी भावनाओं के आधार पर लोगों को एकत्रित किया जाता है, और तो बस उसी आधार पर चुनाव को जीतना है, यही मेन मकसद है। अब ये चुनाव सत्ता वालों के बीच ही रह गई है। हम्म। जनता के पास ज्यादा चॉइस नहीं होता। जनता तो भाई एक भावना से, एक धारा से, इस धारा के उलट, उलट का उलट, इसी तरह से जुड़ते जाता है। और बस, और उसके अपने मुद्दे, जनता के मुद्दे तो पता नहीं अब होंगे भी कि नहीं होंगे। अब तो कुछ दिन के बाद लगता है कि अब चुनाव यही रह जाएगा, अब चुनाव कराने की जरूरत नहीं है, ऐसा लग रहा है। अरे, बहुत निराश लग रहे हैं नहीं, सर आप। आप इस पर ज्यादा तवज्जो मत दीजिए। चुनाव तो होना ही चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि चुनाव का जो रंग रूप है हाँ। बहुत तेजी से खराब हो रहा है। हम्म। सर, एक चीज ये जानना चाहूंगा कि हुमायूं कबीर साहब कह रहे हैं कि 300 करोड़ रुपए लगेंगे इस बाबरी मस्जिद को बनाने में। तो देश की जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, ईडी सीबीआई, उनके कान नहीं खड़े होते कि
कहाँ से इतना पैसा आएगा? क्या ये सिर्फ क्राउड फंडिंग होगी, लोग अपनी इच्छा से देंगे, लोगों के पैसे से बनेगा, या पीछे से कोई बड़ी फंडिंग हो रही है? अरे भाई, बिना फंडिंग के तो होगी नहीं। अब फंड किसका होता है पता नहीं। अभी हम लोग तो कुछ कह नहीं सकते, ये भी नहीं कह सकते कि फलाना पार्टी फलाना व्यक्ति। बिना तथ्य के हम नहीं कह सकते कि कौन हाँ। फंड कर रहा है, किसका इससे मकसद, किसका इससे हित सिद्ध होता है। हाँ। लेकिन आपने जो एजेंसियों की बात की, हाँ। तो एजेंसी भी अपने हिसाब से काम करती है। हाँ। अ, काहे के लिए अभी तो हमको नहीं लग रहा है चुनावों के ऐन वक्त में। अब देखिए वो क्या रूप लेता है, इस पर कुछ भी कहना भी मैं मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि मैं अपना मुंह क्यों खराब करूं। हाँ। सीधी सी बात। हाँ। और हुमायूं कबीर सर ये भी कह रहे हैं कि वो ओवैसी और बाकी लोगों से भी गठबंधन की चर्चा कर रहे हैं, उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको, ये जो गठबंधन बनाने का प्रयास है, इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, ये थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनिए। जी। मैं ऐसा नहीं समझता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच हम्म। एकदम दुश्मनी का स्थिति है, ऐसा मैं नहीं समझता। हाँ। ठीक है, वो राजनीतिक विरोधी हैं। हाँ। आप देखिए, इस पूरे माहौल में अगर दो पार्टियों को फायदा हो रहा है, तो एक फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है और एक फायदा जो है टीएमसी को हो रहा है, क्योंकि तीसरे की तो जड़ उखड़ गई है, उनको फिर जड़ जमाने का कोई मौका नहीं रहता। हम्म। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि चुनाव जो अभी तक क्या हो रहा है, अब तो एकदम सिमट गया टीएमसी और बीजेपी के बीच में। हाँ। तो अभी अलायंस वलायंस की जो आप बात कर रहे हैं, हम अभी कैसे कह दें, लेकिन हाँ, दो मुख्य किरदारों में से एक किरदार तो निश्चित रूप से लगता है कि हुमायूं कबीर के इस अभियान में होगी पीछे। इसका संकेत निश्चित रूप से मिलता है कि अचानक सब सन्नाटा रहा और एकाएक ये सब सारी चीजें होने लगी। हम्म। तो ये तो मानना ही पड़ेगा। अब फायदा घाटा कौन ले जाता है ये कह नहीं सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अ, बंगाल को जीतने में एजेंडे पर कितना ऊपर रखती है, ये भी एक देखने लायक चीज होगी। हम्म। बात इसको समझिए जरा ध्यान से, जी। कि पिछले बार भी लगा कि भाजपा ने तो झंडा गाड़ दिया। जो 19 में जो चुनाव हुआ, उसमें भी 18 सीट ले गई, तो लगा कि अब भाजपा आ गई बंगाल में। हम्म। फिर जो है 2020 में हुआ था ना चुनाव, जब कोरोना आ गया था, जी। उस समय कहा जाने लगा कि अब तो उखड़ गई ममता, प्रोपेगेंडा मशीन सब तो ये कह देते हैं। फिर उनसे बाद में पूछिए तो आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि सब माहौल बनाते हैं। हम्म। अब ये भाजपा के मन के ऊपर है, वो चाहती क्या है वहां पर। वो जीतना चाहेगी, किस हद तक जाएगी, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जितना सेंट्रल गवर्नमेंट और ममता बनर्जी के सरकार के बीच में हाँ। तलखी थी, इतने एजेंसियों की कार्रवाई हुई, इतनी गिरफ्तारियां हुई, इतने मुकदमे आए, आजकल उसमें कुछ शांति है। हाँ। अब वो शांति किस वजह से है? क्या मामला सुलझ गया? बहुत सारे लोग वहां से छोड़ करके टीएमसी से भाजपा में आए, फिर बीच में देखा कि भाजपा से कुछ उधर चले गए। हाँ। तो गजब का रिवॉल्विंग डोर है, घूमता हुआ दरवाजा है। हाँ। इसलिए मैंने कहा कि अब वो रियल वाला फाइट है कि फ्रेंडली फाइट है, हम ये नहीं कह सकते। अरे सर, तो भाजपा तो भाजपा तो पूरी चुनावी मशीन है सर। कहते हैं कि वो तो जो भी चुनाव लड़ती है, वो जीतने के इरादे से लड़ती है। और बंगाल को लेकर के आप बड़ा रोमांच बना रहे हैं दर्शकों के दिमाग में। अरे भाई, राजनीति अगर सीधी चाल चलती तब तो कहते कि हाँ जी, एक इस बार तो भाजपा एकदम नाक में दम कर देगी ममता की। हाँ। ये सीधे चाल की बात है। हाँ। और बंगाल एक ऐसा जरूर निश्चित रूप से है कि वहां पर घुसपैठियों का भी मुद्दा है, वहां पर मुसलमानों के आवाज का भी मुद्दा है, बगल में बांग्लादेश है, वगैरह वगैरह है। ये बड़ा मुफीद प्रदेश है, जहां पर भाजपा और संघ का एजेंडा निश्चित रूप से बहुत ऊपर होना चाहिए, हाँ। होना चाहिए।
क्योंकि उनके टॉप प्रायोरिटी में आना चाहिए। लेकिन टॉप प्रायोरिटी में देखना पड़ेगा ना कि कितने लेवल तक वो जाते हैं। मैं अभी कुछ कह नहीं रहा, हाँ। लेकिन अभी हम इसका इंतजार करेंगे। आपको याद होगा कि ममता बनर्जी भी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में रही हैं। हाँ। ऐसा तो नहीं है कि नहीं रही हैं। अटल जी के कैबिनेट में थी कि नहीं थी? बिल्कुल। थी कि नहीं थी? हम्म। उसके बाद हट गई। ये आजकल राजनीति में कोई सिद्धांत वादांत तो रहा नहीं। ममता बनर्जी फिर भी अगर एकदम सामान्य स्थिति में देखें तो ममता बनर्जी से लोहा लेना भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना आसान नहीं है, क्योंकि वहां प्रदेश में उनकी सरकार है, हम्म। पहली बात। हम्म। उनके पास भी खजाना है। वो भी जो है खैरात फ्रीबीज आप जिसको कहते हैं, रेवड़ी भाजपा कहती थी, वो सब वो करती रहती हैं लगातार। और हमारी चप्पल वाली नेता है जो रहले रहले सड़क पे चली जाती है, हम्म। और महिला है, और बंगाल की अस्मिता, बंगाली प्राइड आदि आदि सबको लेके चलती है। हम्म। ये उसके साथ उनकी ताकत है। हम्म। अब भाजपा उनसे नॉर्थ बंगाल को छोड़कर कितना टकराने में सक्षम भी है, ये भी देखने लायक चीज होगी। और बंगाल में पूरी चढ़ाई के साथ अगर बीजेपी लड़ती है, तो ये मत सोचिए कि ममता बनर्जी ऐसी सरेंडर कर जाएंगी। वो भी पूरा जम के चढ़ाई करेगी। जिस प्रकार का एक सरेंडर हमको देखने को मिला बिहार में, हम्म। वो मैं तमाम कहने के बावजूद कि भाई महागठबंधन के पक्ष में समीकरण जरूर दिखते थे, लेकिन वो लोग लड़े ही नहीं, वो तो सरेंडर बोल गए पहले ही। हाँ। तो वो वाली बात शायद ममता के साथ नहीं होगी। तो उसमें उनकी क्या भूमिका रही, जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तब उनकी क्या भूमिका रही, ये सब देखने लायक चीज है। ये सब का व्याख्या करना बहुत जरूरी है। और खुद उनका अतीत है कि वो भाजपा के साथ रह चुकी हैं, सरकार में रह चुकी हैं। हाँ। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसी के आधार पर तय होता है ना भाई, राजनीति में 2+2 4 तो होता नहीं है। तो हाँ। भाई कौन से विषय पे साथ है? आजकल देखिए एसआईआर के मुद्दे पर जो भी संसद में प्रदर्शन वगैरह होता है, और अभी 14 दिसंबर को एक और हाँ। कांग्रेस पार्टी करने वाली है, उसमें टीएमसी है ही नहीं शायद। हाँ। शायद नहीं है मेरे ख्याल से। जी। अच्छा, दूसरा एक और चीज, आपको याद होगा कि जब आईएनडीआईए गठबंधन बना, तो ममता बनर्जी इसको कहती थी कि आईएनडीआईए का जो नाम दिया हुआ है उन्हीं का है। हाँ। और अब लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी के राजनीति के चलते ही नीतीश जी को, मतलब कांग्रेस से ज्यादा ममता बनर्जी के विरोध के चलते नीतीश जी को वो कन्वीनर नहीं बनाया जा सका। और अंततः नीतीश जी आईएनडीआईए को ही डुबो के चल दिए। तो हम्म। भाई राजनीति में कौन किसके साथ कितने दूर तक है, किस लेवल पे मिला हुआ है, किस लेवल पर विरोधी है, हाँ। ये बड़ा मुश्किल होता है। सर एक और सवाल। आजकल की राजनीति में तो और जी। उनके तो संबंध बहुत अच्छे अच्छे हैं, अच्छे संबंध विश्वास शर्मा से भी है जो असम के मुख्यमंत्री हैं। हाँ। दोनों पूर्व कांग्रेसी हैं। बहुत तरह की बातें होती हाँ। सर हुमायूं हैं। कबीर जी। ये कहते हैं कि जो 90 मुस्लिम बहुल सीट हैं उन पर हम चुनाव लड़ेंगे और बाकी सीटों पर टीएमसी और बीजेपी को चुनाव लड़ने दीजिए। तो ये तो सीधा सीधा धार्मिक ध्रुवीकरण है ना, जिसका फायदा भाजपा को मिल सकता है अगर ऐसा कोई मोर्चा वहां पर बनता है तो। वो ऐसा हर काम करेंगे हम्म। जिसको वो फायदा बीजेपी उठाएगी, हम्म। है ना। उनसे करवाया भी जाएगा हम्म। कि आप ऐसे ऐसे काम करो जिसको पकड़ पकड़ के भाजपा जो है अपना एक एजेंडा नैरेटिव को और आगे बढ़ाएगी। और कई जगह ऐसा देखने को आया है। हम्म। कई जगह ऐसा देखने को आया है कि आप कोई और कुछ करे नहीं, हम्म। लेकिन भाजपा उसको मुद्दा बना देती है। हम्म। आप इस चीज को समझ लीजिए। तो एक तो बात पक्का है ना कि बंगाल में राजनीति जो है, आईएनडीआईए नाम की तो चीज नहीं है। हाँ बिल्कुल। थर्ड फोर्स का कोई इस तरह से बिसात नहीं है, न वजूद है उस ढंग से, अभी तो नहीं है। हम्म। तो लड़ाई अ, भाजपा और ममता के बीच ही है ना। हम्म। अब वो इसीलिए तो मैंने कहा हाँ। कि वो फाइट है कसली वाला कि फ्रेंडली फाइट है। हाँ। अब क्या उसके मुराद है, क्या मकसद है, क्या है, वो कहना बड़ा मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है। हम तो कह सकते हैं, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं कह रहा हूं आपसे। हाँ। ये स्थिति है ना। कम से कम वहां से थर्ड फोर्स आईएनडीआई तो आउट है ना। और बिल्कुल। ममता बनर्जी के बयान देखिए, भाषण देखिए,
उनके चाल देखिए पिछले एक साल सवा साल में, तो आईएनडीआईए या कांग्रेस से उलट ही बात करती हैं वो, या उनकी चालें भी वैसी ही रहती हैं, या उनको अपने आप को इतना ताकतवर समझती हैं। हम्म, अब ये भी देखने लायक होगा कि जो आईएनडीआईए, जो कांग्रेस है, जो लेफ्ट है, वो क्या रुख अपनाती है बंगाल में, ये भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। ये भी महत्वपूर्ण है। हम्म। अब सर भाई एक एक बात बताइए ना, जी एक बात बताइए ना, जी। जैसे दिल्ली में हुआ, हाँ दिल्ली में मैं कहूंगा कि जिस प्रकार से मुद्दे बने थे, उसमें आम आदमी पार्टी को बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए था। हाँ। ये भी आरोप लगा कि कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ा और जो वोट परसेंटेज लाए, उससे भी आम आदमी पार्टी नीचे गई। और हम्म, ये भी कहा जाता था कि बीजेपी और आप पार्टी में भी, सॉरी, बीजेपी और कांग्रेस तो पार्टी में भी लोकल स्तर पर कुछ कुछ समन्वय हुआ। तो पहला यहाँ लगता है कांग्रेस का भी उद्देश्य ये था कि अरविंद केजरीवाल को उखाड़ दो, जिसमें वो सफल हो गई। लेकिन चुनाव क्लोज था दिल्ली का, ये नहीं था कि नहीं था, है कि नहीं? बिल्कुल। वही चलता है ना, कौन क्या चाहता है, कैसे चाहता है, क्या करना चाहता है। यही तो राजनीति है, जो राजनीतिज्ञों के नाम हम लोग सब सिमट गए हैं। हम लोग आजकल कोई मुद्दे की बात कहाँ करते हैं, हम लोग मुद्दों की नहीं, पहले राजनीतिज्ञों की बात करते हैं, उसमें मुद्दा घुसाते हैं, मुद्दों की बात के बाद आते हैं राजनीतिज्ञ, ऐसे आम सामान्य तौर पर। लेकिन ऐसा है नहीं, अब बदल गया सब कुछ। सर देश की संसद में आज मेरा अंतिम सवाल रहेगा सर, क्योंकि आपको मुझे पता है एक डिबेट में जाना है। अंतिम सवाल ये कि क्या जो वंदे मातरम को लेकर डिबेट देश की संसद में चल रही है, प्रधानमंत्री जी ने उसकी शुरुआत की, नेहरू जी पर हमला किया, और जिस तरीके से डिबेट चल रही है उसको लेकर के बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि डिबेट का भी असली मकसद बंगाल में एक माहौल बनाना है, और उसके बाद उसमें धार्मिक एंगल डालकर कि किस तरीके से मुसलमानों के लिए इसमें से बाकी हिस्सा हटाया गया, वो इसी कारण डाला जा रहा है। इसको किस नजर से आप देखते हैं? देखिए, सब दो तीन बातें हैं इसमें, ये इसका विस्तार से उत्तर देना होगा। जी। पहला तो ये है कि वंदे मातरम के ऊपर डिबेट कराकर भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा पताका फहरा पाई, उसमें मुझे शक है। हम्म, क्योंकि वंदे मातरम का गीत का जहां तक सवाल है, उनका आरोप यही है ना कि 1937 में हाँ दो स्टेंजा रखा गया, बाकी को हाँ। हटा दिया गया, जिसमें उसमें धार्मिक भाव, हिंदू भाव, देवी भाव आता है। यही है उनका आरोप जी मुख्यतः। जी। तो जो कांग्रेसियों का जो जवाबी हमला रहा है, वो भी असरदार है, कम से कम पढ़ने में तो आ रहा है। हम्म, हो सकता है मोदी जी की आवाज अच्छी हो, वो ढंग से बोलते हैं, लेकिन कांग्रेस ने उनसे तीन सवाल पूछ दिए। हम्म, तीन सवाल पूछे हैं, इसका उत्तर कैसे देगी भाजपा, हमें नहीं समझ में। पहला सवाल ये पूछा कि भाई 1905 में आडवाणी जी ने क्या बोला था। 1905, 1905 उसी समय 1872 और 75 में ये वंदे मातरम आया। 2005 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, उसी समय डिवीजन हो गया बंगाल का। उस समय वंदे मातरम जो है पूरा जो है एकदम रुख अख्तियार कर लिया, वो एक विजयी गीत, लड़ाई का, एक क्रांतिकारियों का गीत बन गया। हाँ। तो 1905 में जो आल के अडवाणी जी का कराची में कोई बयान है जो मुझे नहीं मालूम, वो हाँ। उसका हवाला दे दिया सर 2005, कांग्रेस पार्टी। 2005। हाँ। 2005। जी। दूसरा, ये आरोप लगाते हैं भाजपा के लोग कि वंदे मातरम से तुष्टीकरण किया गया मुसलमानों का, हम कहेंगे, हाँ वैसे बोलते नहीं, लेकिन मुसलमानों का तुष्टीकरण किया गया, इसकी वजह से पाकिस्तान बन गया। हाँ। आप सोचिए, अब ये लॉजिक समझ में नहीं आता है कि भाई अगर कुछ स्टेंजा हटा लिए गए, हम्म, तो ये स्टेंजा से मान लेते हैं कि तुष्टीकरण भी मुसलमानों का हुआ। हाँ तो भाई ये तो बताएं कि मुसलमानों का तुष्टीकरण से होने से ये पाकिस्तान कहाँ से बन जाता है। हाँ पहली बात, अगर हटाया गया तो एक उद्देश्य ये होगा ना भाई कि हिंदू मुस्लिम एक रहें हाँ। और ये आजादी का आंदोलन चले। तो ये लॉजिक भी ठहरता नहीं है। हम्म, तीसरा लॉजिक ये कांग्रेस कहते हैं कि भाई ये बताइए कि आजादी के आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी के पूर्वजों का क्या भूमिका रही है। हम्म, ये बहुत सीधा सवाल है, इसका उत्तर आज तक बढ़िया से कोई संघ परिवार नहीं दे पाया है। वो हाँ। छिटपुट छिटपुट गिनाते हैं कि इसमें ये थे, उसमें वो थे, ये किया वो किया, लेकिन आजादी के आंदोलन में इनका जो इनकी हिस्सेदारी थी वो रही ही नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो।
कहते हैं, इनका आरोप है कांग्रेसियों का कि ये तो अंग्रेजों के साथ थे। हाँ, ये जब कांग्रेस पार्टी करो मरो का नारा दे रही थी, तब तो ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हवाला देके बोलते हैं कि ये लोग तो अंग्रेजों के लिए सेना में भर्ती करा रहे थे हम्म, 40 के दशक में। तो ये सब में बात, इसलिए मैंने कहा ना कि बहुत पताका फहरता नहीं है इनका। उन्होंने तो ये भी आरोप लगा दिया कि भाई ये बताइए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, हाँ, जिनको बाद में मंत्री केंद्र सरकार का बनाया गया पहली गवर्नमेंट में, हाँ, तो वो तो हिंदू महासभा और वो ऐसे सरकार में थे जिसमें मुस्लिम लीग भी थी। हाँ, और मुस्लिम, एक और बात है, हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, हमें भी थोड़ा सा संतुष्ट करता है ये बात कि भाई सावरकर साहब ने जो भी उनकी आजादी के आंदोलन में भूमिका रही, चलिए उस पर हम विवाद नहीं करना चाहते क्योंकि हम राजनीतिज्ञ नहीं। हाँ, लेकिन ये बात तो सही है ना, ये बात सही है कि उन्होंने एक परोक्ष रूप से टू नेशन की बात की थी। हाँ, दो टू नेशन, उन्होंने ये बात उनके हवाले से कही जाती है कि भाई वो कहते थे कि हिंदू एंड मुस्लिम्स आर टू नेशंस, टू कम्युनिटीज, जिनके अपने अपने बिलीफ है, अपने अपने प्रैक्टिसेस हैं, ये तो बोलते हैं। तो आप कैसे किसी के ऊपर ये आरोप लगा दोगे कि आपने तुष्टीकरण और देश को बंटवा दिया? हो सकता है कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज किए होंगे, ये हो सकता है, जो कि मुझे जानकारी नहीं है। हम्म, लेकिन ये कह देना कि तुष्टीकरण कर देने से, वो स्टैंजा हटा देने से देश बट गया, ये समझ में नहीं आता है। अगर ये देश बंटना होता तो आप ये बताइए कि दो 1905 में 6 में जो बंगाल का विभाजन हुआ हाँ, है ना, तो उसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई, जो लड़ाई लड़ी किसने लड़ी? और उसमें वंदे मातरम का गीत गाया गया, वो क्रांतिकारियों का कॉल था, तो किस लिए किया गया? वो देश के विभाजन के लिए, बंगाल के विभाजन के लिए, कि बंगाल के विभाजन को निरस्त करने के लिए किया गया? और निरस्त हुआ भी, हाँ, निरस्त भी हुआ 2011 में। वो वापस ले लिया गया ना हाँ, बंगाल का विजय। और जब बांग्लादेश बना, उस समय किसकी किसकी रजामंदी थी, ये जरा बताइए। किन लोगों ने पाकिस्तान रेजोल्यूशन का समर्थन किया, जरा उसका भी चर्चा हो जाए। तो ये उद्देश्य जरूर है कि भाई बंगाल के चुनावों के ऐन वक्त पर इस चीज को छेड़ा जाए और इससे एक नैरेटिव, एक एजेंडा खड़ा किया जाए, खड़ा किया जाए। वो खड़ा कितना होगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि यहाँ दो गायक, दो गीत हैं, एक राष्ट्रगान है, एक राष्ट्रगीत है, और दोनों के रचयिता बंगाल के महापुरुष हैं, बंकिम बिल्कुल, चंद्र चटर्जी हाँ, और रविन्द्रनाथ टैगोर। उसमें आप कैसे, आप कहाँ से कर पाइएगा? हम्म, हमको नहीं लगता है। ठीक है, 150 साल हुए, इस पर चर्चा हो गई, ठीक बात है, होनी चाहिए। लेकिन कुरेदना नहीं चाहिए, उससे क्यों ना बहुत तरह के कंकाल बाहर आते हैं। आरोप लगाने के लिए तो आप किसी के ऊपर कोई आरोप लगा दें। भाई एक लाइन का सवाल है, एक लाइन की बात है। संघ के प्रमुख हाल में उन्होंने कहा कि आजादी का पूरा सेहरा कांग्रेस के ऊपर, उनके उनके ऊपर सेहरा बनता है। संघ के प्रमुख ने कहा ये बात अभी हाल में। तो आप उनके उस कंट्रीब्यूशन को, उनके योगदान को तो आप वापस ले नहीं सकते। आपको अपना ढूंढना पड़ेगा कि आपने क्या किया, आपका इतिहास क्या कहता है, आपने क्यों नहीं किया, आपके क्या कारण थे। बात तो यहां तक आती है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जब चालू हुआ, तो वो किसका आंदोलन था? उसमें तो कम्युनिस्ट और संघ वाले दोनों गायब रहे। और जब आजादी मिली, उसके बाद भी, चाहे वो तिरंगे की बात हो, चाहे वो संविधान की बात हो, उनका रुख निकाल के पढ़ा जाए, उसके दस्तावेज को सामने लाया जाए। हमको लगता है ये एक दुखती रग है जो उनको कचोटती है। मैं समझता हूँ ये कि हिस्टोरिक ब्लंडर था। संघ जितना भी मजबूत था, कमजोर था उस समय उनको आजादी के आंदोलन में एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए था उनका। वो उनसे गलती हुई। और मेरा तो ऐसा भी मानना है कि अगर वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते, तो आजादी का पूरा क्रेडिट भी उन्हीं को मिल जाता। और आज जो एकदम चढ़ के बोल रहे हैं वर्चस्व के साथ, तो हो सकता है कि 50 से 60 के दशक में, या 60 आते आते वो सत्ता में आ जाते, ये हम्म, भी संभव है। बिल्कुल, लेकिन ये जो हिस्टोरिक ब्लंडर हुआ, इसके इंफीरियोरिटी से वो आज तक नहीं निकल पाए। हम्म।
शुक्रिया सर, सतीश सर, आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत की, चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।